बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th मैथ्स की न्यू बुक, इसका चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 आज की वीडियो में हमने सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरी है जिसको हम पढ़ लेंगे। इसमें जो पहला टॉपिक है हमारा वो है बाइनरी रिलेशंस। बाइनरी कहते हैं दो को और रिलेशन कहते हैं ताल्लुक़ को। तो दो के दरमियान का जो ताल्लुक़ है उसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे मदर और सन का, हस्बैंड वाइफ का जिस तरह रिलेशन होता है, यानी बाइनरी रिलेशन है। जैसे माँ के कुछ अगर हकूक़ हैं बेटे पे, तो इसी तरह माँ के कुछ फ़राइज़ भी हैं। तो ये दो तरफ़ा जो ताल्लुक़ है इसको हम बाइनरी रिलेशंस कहते हैं। और ये उसकी कुछ एग्जांपल्स है, टीचर स्टूडेंट की, ब्रदर सिस्टर का जैसे ताल्लुक़ है। लेकिन मैथ्स में जब हम गौर करते हैं तो हमारे पास ऐसे ये रिलेशन आएगा, जैसे ये देखें स्क्वायर का रिलेशन। अब ये कैसे देखें, ये जो 5 है, 5 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो कितना आता है 25। तो ये एक रिलेशन बन गया कि यहाँ पे एक नंबर आएगा, जैसे अगर सपोज 3 है तो 3 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 9। इक्वल का जैसे रिलेशन होता है, यानी यहाँ जो नंबर है 4, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये इन दोनों के दरमियान इक्वल का रिलेशन जो है वो कायम हो गया। स्क्वायर रूट को देखते हैं, जैसे 4 है, इसका अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो कितना आता है 2। यहाँ अगर मैं 9 लिखूंगा तो उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो 3। 16 लिखूंगा तो उसका स्क्वायर रूट लिया जाए तो 4। तो इस तरह दो चीज़ों के दरमियान का जो ताल्लुक है उसको बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अब सेट्स में हम लोग अगर पढ़ें कि बाइनरी रिलेशन कैसे अप्लाई होता है, तो उसके लिए आपने रिलेशन से पहले पढ़ना है कार्टेशियन प्रोडक्ट। देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। इसमें क्या है, ऐसा सेट है जिसमें तमाम ऑर्डर्ड पेयर रखते हैं। अब ये ऑर्डर्ड पेयर दिखने में कैसे हैं, इस तरह के कि इसमें दो एलिमेंट्स है, दरमियान में कोमा और ब्रैकेट के अंदर लिखना है। सच दैट इस तरह के हैं कि इसका जो पहला एलिमेंट है यानी x जो है उसका a से ताल्लुक है। अब a से मुराद एक सेट है और a यहाँ से जो है यहाँ पे मुराद पहला सेट है और y से मुराद दूसरा सेट है, तो y का ताल्लुक b से। इट इज़ डिनोटेड बाय, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम इस तरह लिखते हैं a क्रॉस b। और अगर इसको डिफाइन करें तो इससे लिखेंगे कि a क्रॉस b इज इक्वल टू, अच्छा ये सेट है इसलिए कर्ली ब्रैकेट डाल दी और इसके अंदर हमने लिख दिया x कोमा y, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर है। सच दैट x बिलोंग्स टू a के पहला लेटर जो है वो पहले सेट से है और दूसरा एलिमेंट जो है वो दूसरे सेट से है। पहले एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के जो है उसको डोमेन कहते हैं और दूसरे एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर के उसको रेंज कहते हैं। मतलब x जो होगा वो डोमेन होगा और y जो होगा वो रेंज कहलाएगा। अच्छा, अब हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, इसको समझ लिया। इसकी डेफिनेशन की बुनियाद पर रिलेशन पढ़ेंगे। अब रिलेशन क्या है, सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट b, यानी a का और b का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसका सबसेट मतलब उसका हिस्सा इज कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, उसको बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। और सिंपली रिलेशन या रिलेशन भी कह सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, मतलब इसमें जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स पाए जाएंगे। उसकी वजह क्या है कि ये सबसेट किसका है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का। और कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम पढ़ चुके हैं कि उसमें होते ही ऑर्डर्ड पेयर है। जाहिर सी बात है ऑर्डर्ड पेयर हैं और उसका सबसेट बना रहे हैं तो ऑर्डर्ड पेयर ही आएंगे उसमें भी, तो इसको रिलेशन कहा जाता है। अच्छा, अब फंक्शन को पढ़ लेते हैं। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन। फंक्शन क्या है, रिलेशन की एक किस्म है। लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, दो सेट ले लेते हैं नॉन एम्प्टी, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स मौजूद होने चाहिए। पहला पॉइंट है एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है वो रिलेशन है कहाँ से, ए से बी का, यानी एफ जो है वो सबसेट होगा असल में ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। अभी जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा ना जिसमें ऑर्डर्ड पेयर होते हैं सारे, उसका सबसेट होगा एफ। दूसरा पॉइंट डोमेन ऑफ एफ, डोमेन से मुराद पहला पहला लेटर। हमने पढ़ा था ना कि ये जो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है उसमें जो पहली जगह पे जो होता है एक्स, उसको हम क्या कहते हैं डोमेन, और जो दूसरी जगह पे होता है उसको हम कहते हैं रेंज। तो एफ जो आप फंक्शन बना रहे हैं उसका अगर पहला पहला एलिमेंट लिया जाए तो वो किसके बराबर आ जाए, ए के। ए क्या है, वो पहला सेट है आपका, मतलब डोमेन और
डोमेन ऑफ एफ जो है अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो आपके पास सेट ए आ जाना चाहिए। तीसरा जो आपके पास पॉइंट है वो ये है कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ नो टू पेयर्स ऑफ एफ आर इक्वल। आपके पास जितने पेयर्स हैं उनमें अगर दो ऑर्डर्ड पेयर भी उठाएं तो उनका पहला जो एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। मतलब कोई से भी दो पेयर उठाया जाए और उसका पहला एलिमेंट अगर देखा जाए तो वो सेम नहीं होना चाहिए। देन एफ इज कॉल्ड फंक्शन। तो ये अगर तीनों शर्त पूरी हो जाएं तो एफ फंक्शन कहलाएगा। लिखते कैसे हैं? एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ जो है वो फंक्शन है ए से बी का। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल है कि अगर ए जो है वो 0 1 2 3 4 है, बी है 3 5 7 9 11। तो एफ जो फंक्शन है देखें वो किस तरह है, 0 3, ये हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं, 0 3 1 5 2 7 3 9 4 11। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें जो पहला एलिमेंट है अगर इसको इकट्ठा किया जाए 0 1 2 3 और 4 तो गौर किया जाए तो 0 1 2 3 4 जो है वो ए में पाया जाता है। इसका मतलब जो डोमेन है ना इसकी वो पहले सेट के बराबर है, तो इसकी दूसरी शर्त पूरी होगी। और ये जो फंक्शन है ये सबसेट है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, यानी ए और बी का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका सबसेट ये एफ हमने वहां से ऑर्डर पेयर उठाए हैं। तीसरा जो पॉइंट था कि पहला एलिमेंट जो है ना वो किसी भी दो ब्रैकेट में आप चेक कर लें, पहला एलिमेंट जो है किसी भी दो ब्रैकेट्स का उठा के देख लें वो सेम नहीं है। हर ब्रैकेट में आपके पास डिफरेंट जो है वो पहला एलिमेंट पाया जाता है। अच्छा, अब हमारे पास टाइप्स ऑफ फंक्शन है और इसमें जो पहली टाइप है वो है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है कि इफ रेंज एफ यानी जो दूसरा एलिमेंट है फंक्शन का अगर वो दूसरे सेट का सबसेट है तो फिर वो इनटू फंक्शन है। मिसाल के तौर पे ये देखें दो हमने सेट ले लिए, ए उसमें है 1 3 5 और बी है उसमें 2 4 6 8 है। तो ये देखें 1 की जो इमेज है वो 2 के साथ, 3 जो है वो 4 के साथ मिल रहा है, 5 जो है वो 6 के साथ मिल रहा है। यहाँ पे जो रेंज है यानी दूसरा सेट है उसका एक एलिमेंट जो है वो पीछे किसी एलिमेंट से नहीं मिल रहा, इसलिए जो आपकी रेंज ऑफ एफ है वो देखा जाए तो वो सिर्फ 2 4 और 6 के साथ जो है वो मिल रहा है, 8 के साथ नहीं मिल रहा। मतलब वो बी यानी जो टोटल सेट है बी का उसका सबसेट कहलाएगा। रेंज ऑफ एफ जो है वो नॉट इक्वल टू बी होगा। बहरहाल दूसरा है 1 1 फंक्शन, इसको इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है और इसकी जो डेफिनेशन समझ लें या इसकी जो पॉइंट है वो ये है कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ नो टू एलिमेंट्स आर सेम। कि इसमें क्या होगा कि जैसे ये दो सेट है ए और बी, तो इसमें ए के तमाम एलिमेंट्स जो है वो बी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ जो है वो मिल रहे हैं। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा कि जो दो एलिमेंट जो है वो किसी एक ही एलिमेंट से मिल रहे हों। अच्छा जी, तीसरा है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या है, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू बी। जो आपकी रेंज है वो दूसरे सेट यानी बी के बराबर होगा। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक सेट है ए और ये सेट है बी। तो देखिए यहाँ पे ए के जो एलिमेंट्स है वो सारे के सारे बी के किसी न किसी एलिमेंट से मिल रहे हैं, लेकिन बी में क्या हो रहा है कि आपके जितने भी एलिमेंट है बी के यानी जो दूसरा सेट है आपके उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो किसी ना किसी पीछे एलिमेंट के साथ ज़रूर मिल रहा होगा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा बी का जो कि किसी पीछे एलिमेंट के साथ ना मिल रहा हो। तो ऐसा फंक्शन जिसमें आपकी जो दूसरा जो आपका सेट है वो रेंज के बराबर आ जाए, ऐसे फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं। 1 1 फंक्शन और ऑन टू फंक्शन, अभी हमने 1 1 फंक्शन भी पढ़ा और ऑन टू फंक्शन भी पढ़ा। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो हमारे पास क्या बन जाता है, बाइजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है कि उसमें आपके पास पहले तो 1 1 होना चाहिए और 1 1 के लिए क्या था कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं पहले सेट के वो दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स के साथ अलग अलग इमेज बना रहे हैं। मतलब यह देखिए ए जो है वो वाई के साथ बना रहा है, बी एक्स के साथ, सी जो है वो जी के साथ। कोई ऐसे दो एलिमेंट्स नहीं है जिनकी एक ही इमेज बन रही हो, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑन टू को भी पढ़ें, अभी हमने ऑन टू को भी पढ़ा है, तो ऑन टू में क्या पढ़ा है कि जो दूसरा सेट होगा उसके सारे एलिमेंट्स की कोई ना कोई पीछे ज़रूर कोई एलिमेंट से उसका मिलाप ज़रूर हो रहा होगा। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होगा जो जिसकी पीछे किसी के साथ इमेज ना बन रही हो। बहरहाल
ऑन टू फंक्शन और वन वन फंक्शन को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो बाइजेक्टिव होता है। अच्छा, अब हम इनको भी पढ़ लेते हैं, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर कौन सा फंक्शन होता है, जैसे इसको देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। इसमें आपके पास जो वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी 1। और क्वाड्रेटिक कौन सा होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। मतलब जो आपके पास वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या होगी, हाईएस्ट 2 होगी। तो जिसमें 2 हो पावर हाईएस्ट तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहते हैं, और जिसमें 1 हो उसको हम लीनियर कहते हैं। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 देन फाइंड रिलेशन इन ए, स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच रिलेशन। तो हमारे पास एक सेट दिया हुआ है ए 1 2 3 4, और वो कहता है कि आपने रिलेशन निकालने हैं इन ए, और फिर उसके बाद उसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है हर रिलेशन की। तो जो हमारे पास सेट दिया हुआ है ए, और हमने रिलेशन निकालना है इन ए। इन ए से मुराद है कि आपने ए का ए के ही साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है, मतलब ए क्रॉस ए निकालना है। अब पहले मैंने ए का सेट लिखा कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फिर ए का सेट लिख दिया। अब हमने इन दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें कैसे लेना है। पहले सेट का पहला एलिमेंट, दूसरे सेट का पहला एलिमेंट, फिर पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे के साथ, फिर पहले एलिमेंट को तीसरे के साथ, और फिर पहले सेट के पहले एलिमेंट को दूसरे सेट के चौथे एलिमेंट के साथ। इसी तरह हम पहले सेट के दूसरे एलिमेंट को ले लेंगे, ये 2 का 1 के साथ, फिर 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, फिर हम ले लेंगे 3 का 1 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 फिर 3 4, उसके बाद फिर 4 1 4 2 4 3, और फिर लास्ट में 4 4। तो ये हमने इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट बना लिए। अब हमने ये इसलिए बनाया है ए क्रॉस ए ताकि इसमें से हम रिलेशन निकाल सकें। और पहला जो हमारे पास रिलेशन है, अगर वो हम देखें तो आपने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाने हैं सच दैट x इज इक्वल टू है, जिसमें दूसरा एलिमेंट पहले के बराबर हो। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें कि कौन कौन सा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है कि जिसमें दोनों नंबर सेम हो, तो वो एक ये है 1 1, एक है 2 2, एक है ये 3 3, और एक 4 4। इसमें आप चेक कर लें नंबर सेम है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेंगे 1 1 2 2 3 3 और 4 4, जिसमें नंबर सेम थे वो हमने लिख लिए। अब इसकी डोमेन और रेंज अगर हमने बतानी है तो यहाँ लिख लेते हैं डोमेन, और इस बाइनरी रिलेशन को हम R1 कह देते हैं, इसको भी लेट कर लेते हैं, ये R1 है। तो यहाँ पे डोमेन R1 की अगर हमने लिखनी है तो वो पहला एलिमेंट होता है 1 2 3 4, तो इसको इस तरह लिख देते हैं 1 2 3 और 4। उसके बाद हम इसकी रेंज लिखते हैं, तो रेंज ऑफ R1 वो हम कैसे लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट 1 2 3 4, तमाम ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट जो है वो आपकी रेंज कहलाता है। तो यह रेंज आ गई। अब दूसरा बाइनरी रिलेशन है x, y, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं सच दैट कि जिसमें आप y प्लस x करें, यानी दूसरे नंबर को पहले में जमा करें तो 5 आंसर है। तो यहाँ से अगर हम देखें अब, तो ये देखें 4 + 1 5, 3 + 2 5, 2 + 3 5, और 1 + 4 5। तो ये 4 आपके पास ऑर्डर्ड पेयर आ गए कि जो कि जिनको ऐड किया जाए जिनके नंबर्स को, तो आंसर क्या आता है 5। इसको हम R2 कह देते हैं रिलेशन को। और इसकी डोमेन और रेंज हमने लिखनी है, तो पहले डोमेन से मुराद होता है तमाम ऑर्डर्ड पेयर की ब्रैकेट्स में जो ऑर्डर्ड पेयर का जो पहला नंबर होता है वो लिखना है। तो ये देखो 4 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो इसको लिखेंगे 4 3 2 लिख लें या 2 3 4 लिख लें, एक ही बात है। और इसकी अगर रेंज लिखनी है तो हम लिख लेते हैं रेंज ऑफ R2, और इसमें दूसरा एलिमेंट आ जाएगा 1 3 2 1, तो ये आ जाएगा 1 2 और 3। तीसरा जो रिलेशन है वो हमने इस तरह लेने हैं कि x, y, मतलब ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं सच दैट x प्लस y इज लेस देन 5, के दोनों नंबर्स को ऐड किया जाए तो 5 से छोटा नंबर आना चाहिए। तो अब अगर हम लोग चेक करें ऊपर से तो हमारे पास आ जाता है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2
3 1, मतलब इन दोनों को ऐड करें 1 + 1 क्या होता है 2, अब 2 जो है वो 5 से छोटा है। इसी तरह 1 + 2 किया जाए तो वो 3 आता है, 3 5 से छोटा है। 1 + 3 किया जाए 4 आता है, 4 5 से छोटा है। 2 + 1 किया जाए 3 आता है, वो 5 से छोटा है। 2 + 2 4 5 से छोटा है। 3 + 1 4 5 से छोटा है। तो ये हमारे पास जो है ऑर्डर्ड पेयर आ गए और इसको हम नाम दे देते हैं R3 का। और इसकी डोमेन और रेंज अगर हम लिखें तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं डोमेन। तो डोमेन जो होता है वो पहला एलिमेंट होता है, तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 और 3, ये डोमेन आ गई है। और अगर हम इसकी रेंज लिखें R3 की, जो तीसरा बाइनरी रिलेशन है, तो ये हमारे पास देखें क्या आता है 1 2 3 1 2 1, तो इसको हम 1 को एक दफ़ा ही लिखेंगे 1 2 3। चौथा हमने बाइनरी रिलेशन जो है हमारा वो ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हमने सच दैट x + y, कि अगर हम दोनों नंबर्स को प्लस करें तो हमारे पास 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो ये मैंने ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट से ये ऑर्डर्ड पेयर उठाया। 2 4 4 + 2 कितना होता है 6, 6 क्या होता है 5 से बड़ा होता है। 3 और 3 3 + 3 6 होता है, वो भी 5 से बड़ा है। 3 4 ऐड करें तो 7 आता है, 7 5 से बड़ा है। 4 2 4 3 और 4 4, ये वो ऑर्डर्ड पेयर उठाएंगे जिनके नंबर्स को अगर ऐड करें तो वो 5 से बड़े हो जाते हैं। अब इसकी डोमेन जो है वो पहला नंबर है, यानी 2 3 4, और रेंज क्या होगी 4 3 और 2। तो ये डोमेन और रेंज जो है, और इसको आप लेबल कर दें R4। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट फंक्शंस एंड ऑफ विच टाइप। तो हमने यहाँ पे डायग्राम देख के बताना है कि इनमें से कौन से फंक्शन हैं और किस किस्म के हैं। तो अगर फिगर नंबर 1 देखें तो यहाँ पे 1 में से अगर हम देखें पहले सेट का जो पहला एलिमेंट है उसमें से 2 एरोज जो है, 2 लाइनें जो है वो निकल रही हैं और वो A और B के साथ जो है मिल रहा है। तो अगर इसको मैं ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखूं तो लिखूंगा 1A 1B, ठीक है। तो ये जो 1 है आप देख रहे हैं कि ये रिपीट हो रहा है। और फंक्शन की अगर आपको डेफिनेशन जो शुरू में मैंने बताई थी उसमें ये था कि कोई भी ऐसी 2 ब्रैकेट की जो पहली रकम है वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये सेम आ गई है, तो ये फंक्शन नहीं है, तो यहाँ लिख दिया नॉट ए फंक्शन। इसके अलावा आप ये लाइंस को भी चेक कर लें। यहाँ पे एक ये मिस्टेक है कि ये जो एरो है ये दोनों तरफ लगा हुआ है, बाई डायरेक्शनल है, मतलब दोनों तरफ है। और फंक्शन की डेफिनेशन जो है उसमें एरो इस तरह नहीं होना चाहिए बाई डायरेक्शनल, बल्कि यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक तरफ हो, 2 से C की तरफ, 3 से D की तरफ, ना कि दोनों तरफ उस एरो लगे हों। फिगर नंबर 2 हमारे पास है। इसमें अगर आप गौर करें तो तीनों जो एलिमेंट्स है पहले सेट के वो दूसरे सेट के तीनों मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ मिल रहे हैं। तो ऐसा फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाता है। तीसरी डायग्राम जो है वो बिल्कुल सेम दूसरे की तरह है कि उसमें तीनों एलिमेंट्स पहले सेट के वो दूसरे सेट के तीनों मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ मिल रहे हैं। तो ये सेम दूसरे की तरह बाइजेक्टिव है। चौथा हमारे पास जो डायग्राम है उसमें अगर हम देखें तो L जो है वो x के साथ, M x के साथ मिल रहा है, N z के साथ मिल रहा है, और y जो है वो उसकी किसी के साथ जो है वो पीछे जो है वो किसी से नहीं मिल रहा। लेकिन यहाँ पे एक इशू ये है कि किसी भी लाइन के आगे एरो नहीं है, तो ये एक इशू है। बहरहाल अगर हम इसको एरो को नज़रअंदाज करें तो फिर अगर इस डायग्राम को देखें तो ये कौन सा फंक्शन बनता है, ये है इनटू फंक्शन। तो इनटू फंक्शन ऐसा फंक्शन है कि जिसमें आपका जो दूसरा सेट है ना उसका एक एलिमेंट ऐसा बच जाएगा जो कि पीछे किसी दूसरे एलिमेंट से नहीं मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x square plus 1 find। अगर ये हमारे पास दो फंक्शन है g of x और h of x, तो पहले हमने फाइंड करना है g of 0, मतलब ये जो फंक्शन है ना g of x 3x plus 2, इसमें जहाँ x है उसकी जगह आपने 0 लिख देना है और फिर जहाँ जहाँ x आ रहा होगा आपने वहाँ पे 0 लगा देना है। तो ये मैंने देखें g of 0 इज इक्वल टू 3 x की जगह 0 plus 2, 3 0 टाइम्स 0, 0 plus 2 2। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। फिर है g of -3, जहाँ x है वहाँ पे -3 लगा देना है। तो ये देखें 3 इंटू x की जगह मैंने लगा दिया -3 और +2, 3 3 बार 9, साथ में नेगेटिव साइन भी है, +2 -9 और +2 होता है -7।
तीसरा पार्ट है हमारे पास g ऑफ 2/3। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा और आगे x आता है तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 2/3 और आगे +2। ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आगे ऊपर से 2 और +2, 2 + 2 होता है 4। अगला पार्ट है h ऑफ 1। तो h ऑफ 1 के लिए हमने फंक्शन लेना है जो हमारे पास h वाला है, वो क्या है x² + 1। तो इसमें हमने जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर देना है। तो ये देखें x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, तो 1 का स्क्वायर + 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है और उसमें 1 प्लस करें तो 1 + 1 2 होता है। पांचवा पार्ट है h ऑफ -4। तो h ऑफ -4 हमने लिख दिया और यहाँ पे x² था तो x की जगह हमने क्या लिखना -4। तो -4 का स्क्वायर + 1, -4 का स्क्वायर 16 + 1 होता है 17। छठा पार्ट है h ऑफ -1/2। तो h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे x² था तो x की जगह लिख दिया -1/2 का स्क्वायर + 1, और -1/2 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और माइनस जो है वो स्क्वायर में ख़त्म हो जाता है और आगे हमने लिख दिया +1। अब इसका यहाँ एलसीएम ले लें तो ये आ जाता है 5/4। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट f of x इज इक्वल टू ax + b + 1 इफ f of 3 इज इक्वल टू 8। यानी अगर फंक्शन में x की जगह 3 रखें तो उसका जवाब कितना आता है 8। और फिर उसने बताया कि f of 6 और अगर x की जगह 6 रखें तो कितना आंसर आएगा 14। आपने करना क्या है फाइंड a एंड b। ये जो a और b है ना फंक्शन की जो वैल्यू है ax + b + 1, इसमें से a और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया f of x इज इक्वल टू ax + b + 1। तो अब यहाँ पे x की जगह पे हम 3 रख देंगे, ये आ गया x की जगह 3, और यहाँ पे a इंटू x की जगह 3 + b + 1। अब ये जो 3 है ये a से मल्टीप्लाई होके आ गया 3a, आगे +b और +1, ये +1 इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, 8 - 1 हो गया 7, और ये 3a + b मैंने यहाँ लिख दिया। इसको कह रही है इक्वेशन नंबर 1। अब हमने क्या करना है फिर से फंक्शन लिख लेना है जो f of x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है ax + b + 1। उसमें अगर हम गौर करें तो एक दफ़ा देखें हमने यहाँ पे x की जगह 3 रखा है, ठीक है, और अब x की जगह हम 6 रखेंगे। तो ये देखें x की जगह मैंने 6 रख दिया, यहाँ पे भी x की जगह 6 रख दिया। f of 6 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है ये पढ़ लें यहाँ से, ये हमें गिवन है 14, ठीक है। तो ये जो 14 है ये यहाँ पे हम नीचे यहाँ पे इसके f of 6 की जगह लिख देंगे 14। a इंटू 6 होता है 6a + b + 1, 1 यहाँ प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा, तो 14 - 1 होता है 13, और 6a + b 7 आ जाएगा इस तरफ। ये आ गई दूसरी इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ऊपर लिख दी 3a + b इज इक्वल टू 7, और उसके नीचे दूसरी इक्वेशन लिख दी 6a + b इज इक्वल टू 13। तो ये देखें दोनों b जो है उसके साथ प्लस का साइन है और पीछे नंबर क्या है 1, तो हम क्या करेंगे साइन चेंज कर देंगे ताकि ये b कैंसिल हो जाए, और 3 - 6 होता है -3 है, 7 - 13 होता है -6, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है तो ये माइनस जो है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। अब ये जो a की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, यहाँ लिख लेते हैं पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है 3a + b इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे जिधर हमें a नज़र आ रहा है उसकी जगह हम क्या लिखेंगे 2 ब्रैकेट में, तो 3 2 × 6 आ गया प्लस b इज इक्वल टू 7। अब ये जो 6 इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 6 निकालें तो 1 आता है। इस तरह हमने a और b का आंसर निकाल लिया, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1 आ गई है। क्वेश्चन नंबर 5 है गिवन दैट g of x इज इक्वल टू ax + b इज इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक फंक्शन है g of x, उसकी वैल्यू हमें गिवन है, पिछले सवाल की तरह ये भी ax + b + 5। अब यहाँ पे कह रहा है इफ g of -1, अगर x की जगह -1 रख दें तो जवाब आता है 0, और अगर g of 2 x की जगह 2 रख दे तो जवाब आता है 10। फाइंड a एंड b, हमने a और b की वैल्यू निकालनी है। तो g of x पहले फंक्शन लिख लें एक दफ़ा ax + b + 5। अब इसमें जहाँ पे x है वहाँ पे -1 रख दें, यहाँ रख दिया x की जगह पे, और यहाँ पे भी x की जगह -1 में।
अब ये g ऑफ -1, ये सवाल में देखें g ऑफ -1 किसके बराबर है, 0 के। तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, g ऑफ -1 की जगह पे 0, a 1 टाइम्स a और साथ में माइनस प्लस b प्लस 5, ये 5 प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -5, 0 -5 -5 और माइनस a प्लस b को मैंने पहले लिख लिया। बहरहाल ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हमने g ऑफ 2 इज इक्वल टू 10 इसका इस्तेमाल करना है, मतलब जहां x है वहां पे अब हम 2 रख देंगे। तो ये देखिए एक दफ़ा मैंने फंक्शन लिख लिया, g ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस b प्लस 5, जहां x है वहां पे 2 रख दें। तो g ऑफ 2 की वैल्यू सवाल में हमें 10 दी है, वो मैंने नीचे लिख ली उसकी जगह पे, और यहाँ पे 2a टाइम्स 2a प्लस b प्लस 5, 5 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो 10 माइनस 5 हमारे पास आता है 5, और ये आ गया 2a प्लस b। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि पहले ये वाली साइड लिख लेते हैं 2a प्लस b और 5 को दूसरी तरफ। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। पहली और दूसरी इक्वेशन दोनों को हम लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने ऊपर लिख ली पहली इक्वेशन माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -5, और इसके नीचे लिख ली दूसरी इक्वेशन 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे मैं साइन चेंज कर देता हूँ तो b कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया -1 और -2 होता है -3a, दूसरी तरफ -5 और -5 होता है -10, दोनों तरफ नेगेटिव साइन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 यहाँ पे a से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो a की वैल्यू आई है 10/3, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 एक दफ़ा लिख ले, माइनस a प्लस b इज इक्वल टू -5। अब जहाँ पे a है वहाँ पे ये वैल्यू लिख देते हैं हम, तो ये माइनस पीछे आ गया और a की वैल्यू ये आ गई, प्लस b इज इक्वल टू -5। ये जो -10/3 है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, +10/3। और इसको अगर हम सॉल्व करें, एलसीएम भी ले सकते हैं और कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है b इज इक्वल टू -5/3। a का आंसर आया 10/3 और b का आया -5/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है और कह रहा है इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 32, अगर फंक्शन की कीमत कितनी है, 32 है, फाइंड x, फिर हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो जहां हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ये मैंने लिख दिया। अब ये जो f ऑफ x है इस पूरे की कीमत कितनी दी हुई है, 32, x की कीमत नहीं दी हुई, इस पूरे f ऑफ x की वैल्यू क्या दी हुई है, 32, तो मैंने इसके नीचे लिख दिया 32 और ये एज इट इज लिख दिया। अब ये जो +1 है दूसरी तरफ जाके -1 हो जाएगा। अब 32 में से 1 निकालें तो 31 बचता है। 5 यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 31/5, लेकिन आपकी बुक के पीछे इसका आंसर है 6। तो जाहिर सी बात है इस सवाल में यहाँ तो मिस्टेक है, ठीक है। अगर आप बुक के पीछे वाला आंसर लाना चाहते हैं तो इसमें थोड़ी सी जो है वो आपको चेंजिंग करनी पड़ेगी। बहरहाल आप जैसे सवाल दिया हुआ है उसी हिसाब से अगर आप करें तो आपके पास 31/5 आएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू cx² प्लस d। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है। अब आपने फिर वैसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया है। इफ f ऑफ 1, यानी इस फंक्शन में जहां x है वहां पे क्या लिखना है, 1, तो कितनी कीमत आती है, 6 इसकी। और अगर x की जगह हम f ऑफ -2 यानी x की जगह -2 रख दें तो उसकी कीमत आती है 10। हमने फाइंड करनी है द वैल्यूज ऑफ c एंड d। सेम पीछे क्वेश्चन नंबर 5 और 4 की तरह पहले मैंने फंक्शन लिख दिया f ऑफ x इज इक्वल टू cx² प्लस d। अब पहला काम यहाँ से करें, x की जगह 1 रख दें, ये रख दिया 1, तो ये 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 को c से मल्टीप्लाई करें तो c आता है। और यहाँ पे देखिए f ऑफ 1 की कीमत क्या दी है आपको, 6, तो इसकी जगह मैंने नीचे क्या लिख दिया, 6। तो ये पहली इक्वेशन आ गई, 6 इज इक्वल टू c प्लस d। अब मैंने f ऑफ -2 इज इक्वल टू 10 इसका इस्तेमाल करना है और जहाँ पे x है वहाँ पे मैंने -2 रख देना है। तो ये देखिए यहाँ पे f ऑफ -2 c इंटू -2 का स्क्वायर प्लस d, -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 4c प्लस d इज इक्वल टू 10। ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे पहली इक्वेशन ऊपर लिख लें, c प्लस d इज इक्वल टू 6, और दूसरी इक्वेशन जो है 4c प्लस d इज इक्वल टू 10, ये नीचे लिख लें। साइन चेंज कर दें, d कैंसिल हो जाएगा,
1 - 4 होता है -3 और यहाँ पे 6 - 10 होता है -4। दोनों तरफ नेगेटिव साइन है, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 यहाँ पे c से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 4/3, इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर लें। तो पहली इक्वेशन में इसको पुट कर लेते c + d = 6। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने एक दफ़ा लिख ली है और जहाँ पे c है वहाँ पे 4/3 लिखा है। अब ये जो 4/3 इधर d में प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 6 - 4/3 कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है d = 14/3। तो c की वैल्यू आ गई 4/3 और d की आ गई 14/3। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचती है। अगली एक्सरसाइज के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।